चलिए 3D ज्योमेट्री का दूसरा लेक्चर। कल इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, साथ में डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, उस पर बेस ये पहला क्वेश्चन है। जब तक आप सॉल्व करें बाकी बच्चे ऐड हो रहे हैं। क्वेश्चन है कि इफ R is a vector of magnitude 21 and has direction ratios 2, -3, 6, तो वेक्टर R कितने के बराबर होगा? तो इनडायरेक्टली वेक्टर भी है और डायरेक्शन रेशियोज भी है। ओके, सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। चलिए सो देखिए, कोई भी वेक्टर बनाने के लिए आपको दो चीजें रिक्वायर्ड, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, उस की डायरेक्शन। तो देखिए 21 मैग्नीट्यूड है और 2 -3 6 ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो 2 -3 6 से जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा 2i -3j + 6k। तो इस डायरेक्शन में इसकी मैग्नीट्यूड से आप जब डिवाइड कर देंगे तो आपको केवल डायरेक्शन रह जाएगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमने वेक्टर का 21 बनाना है, तो 21 से तो ये वेक्टर मल्टीप्लाई होगा। अब मैग्नीट्यूड 21 रखना है, बट इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, ये डायरेक्शन रेशियोज है। तो हम जब इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। यूनिट वेक्टर मतलब केवल डायरेक्शन बचेगी। तो ये डायरेक्शन के साथ जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे सो वी गेट रिक्वायर्ड वेक्टर। सो अब आपने क्या करना है, ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देना, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बस इतना ही था ये क्वेश्चन। एंड व्हेन वी कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड तो ये आएगा 36 4 40, 49 का स्क्वायर रूट 7, इट इज 21/7 और 2i -3j + 6k, which gives you 3 times of 2i -3j + 6k, and the answer is 6i -9j + 18k. It is first option. ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और वैसे भी आप इसको देख के बता सकते थे, साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है
और एक ही ऑप्शन है जिसमें साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, तो वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो क्रॉस चेकिंग है। बाकी जब कोई वेक्टर बनाना है तो दो चीजें रिक्वायर्ड है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया है और डायरेक्शन निकालने के लिए ये वेक्टर दिया था। सो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है तो पूछिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बनाएंगे फिर अपन प्रोजेक्शन पे डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a line passes through the points पहला पॉइंट आपको दिया है 6 - 7 - 1 and the second point is 2 - 3 + 1. The direction cosines of line so directed that the angle made by it with positive direction of x-axis is acute R. पहला ऑप्शन है 2/3 -2/3 -1/3 -2/3 +2/3 +1/3. It is 2/3 -2/3 +1/3 या फिर all are positive 2/3 2/3 1/3. करिए आप आंसर इसका। तुक्कर संकेत करेक्ट है, शांतनु सुशांत ठाकरे करेक्ट है। Only 2 options are there, both are correct. बाकी के बत्ती गुल है, लाइट नहीं जा पा रहा है। योजित चेक करें।
सिल्वी गुप्ता चेक करें। ओके यूजित अभी करेक्ट है। तो अब देखिए इसका करेक्ट आंसर और सॉल्यूशन। सिल्वी चेक करें, ये भी रॉन्ग है। तो कल ओम प्रकाश चेक करें रॉन्ग आंसर। So here we discuss its solution. Correct answer of this question is first option. और सॉल्यूशन में आप देखिए, कल आपने थ्योरी पढ़ा था, दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस आप कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए करस्पॉन्डिंगली सबट्रैक्ट करते हैं। तो आप किसी में से भी किसी को भी सबट्रैक्ट कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन दी है कि एक्स एक्सिस से बनने वाला जो एंगल है वो एक्यूट होना चाहिए। मतलब यदि एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है तो कॉस अल्फा जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, अल्फा 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो कहने का जो मतलब है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो कॉस अल्फा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सिंस एंगल अल्फा जो है वो लेस देन 90 डिग्री दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कॉस अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, और कॉस अल्फा जो है वो बनता है सबसे पहला एल में से एल की जो वैल्यू है वो कॉस अल्फा होती है। और जब दो पॉइंट्स आपको दिए हैं तो एल जो होगा वो x2 माइनस x1 होगा। तो अब आप देखें, यदि आप x2 में से x1 सबट्रैक्ट करते हो तो वो नेगेटिव आता है, और आपको नेगेटिव नहीं उसको पॉजिटिव बनाना है। इसलिए ये केवल डायरेक्शन आपको शो कर रहा है कि आप a में से b सबट्रैक्ट करें कि b में से a सबट्रैक्ट करें, वो डिपेंड करेगा इस कंडीशन पे, क्योंकि हमको पॉजिटिव बनाना है। इसलिए हम इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब यहां से यहां सबट्रैक्ट करना है। तो जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, वो डायरेक्शन रेशियोज मतलब ये बात केवल ये दे रखी थी कि आप किस में से किसको सबट्रैक्ट करें। तो पहले वाले में से दूसरे कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट करना है। तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे 6 माइनस 2 4, फिर -7 + 3 -4, और -1 -1 -2। पहला पॉजिटिव बाकी दो नेगेटिव, ये एक ही ऑप्शन में था फर्स्ट ऑप्शन में। बाकी ये डायरेक्शन रेशियोज है, आपको डायरेक्शन कोसाइंस पूछा था, तो अब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए बस। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड इसका 6 आएगा, तो 6 से सबको डिवाइड कर देंगे। तो 4/6 -4/6 और -2/6, दैट मीन्स 2/3 -2/3 -1/3। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जिनका रॉन्ग हो गया चेक कर लें। ठीक है, मेन बस ये पॉइंट था कि किसको पॉजिटिव बनाना है, उसके अकॉर्डिंग हम सबट्रैक्ट करेंगे डायरेक्शन रेशियोज। इतना रिस्ट्रिक्शन है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन आपने वेक्टर थ्योरी में भी पढ़ा है। 3D में प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो वो अब आप देख लें। सर बोलो। सर, जैसे आपने अभी डायरेक्शन रेशो में 4 -4 2 आया था, तो उसमें हम 2 कॉमन ले सकते क्या? हाँ, तो 2 बाहर बैठा रहेगा बस, और कुछ नहीं, फर्क कुछ भी नहीं। 2/6 करोगे तो भी 1/3 हो जाता है। ठीक है सर। हाँ, जैसे वेक्टर आपको दिया है 4i + 6j + 8k, तो उसमें 2 बाहर लिख के ट्वाइस ऑफ 2i + 3j + 4k ऐसा भी लिख सकते हो उसको वेक्टर। चलिए, सो आप वेक्टर से बस कंपेयर करके याद रखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। तो यदि आप थोड़ा सा रिवाइज करें, वेक्टर थ्योरी में प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आपका कैसा दिखता था। तो वेक्टर थ्योरी में आप ये पढ़ते थे कि projection of
वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल्स टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। यदि आप ए का बी पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला लिखते थे, मॉड बी से डिवाइड करते थे, या इट कैन ऑल्सो बी रिटन वेक्टर ए डॉट बी कैप, क्योंकि मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे वेक्टर बी को तो वेक्टर ए डॉट बी कैप बन जाएगा। ये ए का बी पर प्रोजेक्शन है। तो सिमिलरली 3D में इसी बात को जब लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, 3D में यही प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बनता है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 onto the line whose direction cosines are LMN is given by, तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला। तो देखिए प्रोजेक्शन बराबर क्या आएगा। अब आपने ये पढ़ा है कि ए का बी पे प्रोजेक्शन यदि निकालना है तो ये वेक्टर ए को बी के कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट, और अब आपको लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी निकालना है तो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल दीजिए, वो वेक्टर ए बन जाएगा, और जिस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसके डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, इसलिए ये वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बी कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जिस लाइन पर आप डायरेक्शन प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं वो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होना जरूरी है, एलिमेंट। तो अब ऐसा है तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो आई वाला आई से होता है, तो प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल x2 minus x1 plus m y2 minus y1 plus n z2 minus z1, this is our projection। मतलब यहां पर यदि आप इसको वेक्टर से कंपेयर करें तो चूंकि हमको ए बी लाइन सेगमेंट का लाइन एल पर प्रोजेक्शन निकालना था तो जो ए बी का पोजीशन वेक्टर बनेगा वो हमारा वेक्टर ए हो जाएगा यहाँ पर, और वो क्या बनेगा, ए बी का पोजीशन वेक्टर बनाना है तो आप लिखते हो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1, और जो आपका बी कैप है जिस पर हमको निकालना उसके डायरेक्शन कोसाइंस एलएमएन है, तो बी वेक्टर आपका बी कैप की वैल्यू क्या हो जाएंगी, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, और अब ए डॉट बी कैप कर दीजिए, so therefore A dot B cap is our required projection, तो इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई वाला आई से होता है, तो ये इस फॉर्मूला का वेरिफिकेशन है। इस तरीके से वेक्टर थ्योरी से कंपेयर करके आप ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ला सकते हैं, करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई हो जाता है बस। तो इसमें ध्यान में ये जो रखना है वो ये है कि जिस पर आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उसके डायरेक्शन कोसाइंस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन कोसाइंस होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज लोगे तो गलत हो जाओगे। तो ये तो पहला नोटेबल पॉइंट हो गया। दूसरा, यदि आप इसी ए बी का, अब ये लाइन एल पर है, यदि मैं लाइन एल की जगह एक्स एक्सिस ले लूं, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी ऑन एक्स एक्सिस, तो आप जानते हैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस 1 0 0 होते हैं, तो अब ये 0 0 हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना आएगा, x2 minus x1। Similarly, projection of line segment on y-axis is y2 minus y1, and projection
of AB on z axis, it is equals to z2 minus z1. ये प्रोजेक्शन की वैल्यूज है। x एक्सिस पे x2 माइनस x1, y एक्सिस पे y2 माइनस y1 और z एक्सिस पे z2 माइनस z1 आ जाएगा। और एक जो इसमें और जो नोटेबल पॉइंट है वो हम अगले पेज पे लिख रहे हैं, वो आपको यहीं बता देता हूँ। यदि आप ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं और आपको प्रोजेक्शन दे रखे हैं, तो आप जानते हो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, ए बी की जो डिस्टेंस होती है वो रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर होता है। तो मैं यदि इन तीनों प्रोजेक्शन का x y z एक्सिस पे तीनों प्रोजेक्शन मेरे को दिए हैं, यदि किसी लाइन सेगमेंट के तीनों एक्सिस पे प्रोजेक्शन दिए हैं, तो वो प्रोजेक्शन के स्क्वायरिंग के सम का स्क्वायर रूट जो होता है वो हमेशा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी होगा, मतलब ए और बी के बीच के डिस्टेंस को शो कर देगा। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन वी गेट द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सर हाँ बोलिए। सर आपने बी कैप इज इक्वल टू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कैसे लिख दिए, वो समझा नहीं। क्योंकि बी एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट, मतलब ये यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट है। तो अब यदि इसको वेक्टर बनाना है तो आई जे के से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो इसलिए एल आई प्लस एम जे प्लस एन के लिख दिया। ओके सर। चलिए, so yet we discuss some question how to utilize this concept in the question vector theory में। Question number, next question. If A, B, C, D are points, A का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 3, 4, 5, B के कोऑर्डिनेट दिए हैं 4, 6, 3, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C are -1, 2, 4 and coordinate of point D are 1, 0, 5. Are 4 points. Then projection of CD on AB. तो आपको CD लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन AB पे फाइंड करना है, कितना होगा ये। लो पहला क्वेश्चन दिया, उसी में संकेत तुक्का चेक करें भाई साहब, आपका आंसर गलत है।
सिल्वी गुप्ता करेक्ट है, 2 आंसर, एक सही एक गलत। एक और क्वेश्चन अपन प्रोजेक्शन पे करेंगे एंड देन वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अंकेश लोनारे करेक्ट है। ओके संकेत तुपका, नाउ यू आर करेक्ट, 3 ऑप्शन करेक्ट आ गए। CD का AB पर प्रोजेक्शन निकालना है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका किस पर निकालना है। जिस पर निकालना है उसके डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, जिसका निकालना है उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने होते हैं। तो देखिए, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज -4/3, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। और हियर वी राइट दी सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD निकाल ले रहे हैं, क्योंकि CD का AB पर प्रोजेक्शन चाहिए। तो CD का डायरेक्शन रेशियोज अपन निकालेंगे, तो CD के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 1 - 1 माइनस, तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 आएगा और प्लस का 1 आएगा। उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सेगमेंट AB लिखेंगे, तो AB के डायरेक्शन रेशियोज आएंगे 1, 2 और -2। So therefore डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB निकाल लीजिए आप, क्योंकि जिस पर प्रोजेक्शन निकालना होता है उसके डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ये 1/3, 2/3 और -2/3 आएगा। एंड नाउ हियर वी गेट द रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन। सो प्रोजेक्शन आपका क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंगली, तो ये आएगा 2/3 माइनस का 4/3 और माइनस का 2/3, ये कट जाते हैं एंड यू गेट योर आंसर। सो -4/3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हियर वी डिस्कस वन मोर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट। The projection of a line on coordinate axis R two, 3 and 6, then the length of line तो वो लाइन का लेंथ कितना आएगा। आपके ऑप्शन है 5, 7, 12, या 6। ओके करेक्ट है संकेत तुपका। सुशांत ठाकरे करेक्ट है। तो अगेन बहुत पांचट सवाल जो अभी आपको बताया था, योजित करेक्ट है। यदि तीनों एक्सिस पे किसी लाइन का प्रोजेक्शन दे रखा है तो उस लाइन की लेंथ तीनों प्रोजेक्शन के स्क्वायरिंग के सम के स्क्वायर रूट के बराबर होगा।
सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। सो हियर दी सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड लेंथ जो होगा इट इज स्क्वायर रूट ओवर 2 square plus 3 square plus 6 square, which is root over 49, which gives you 7 is the correct answer of this question. So this is the requirement, this is the theory of projection and the some question based upon this projection. So याद रखें, जिस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसके डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, जिसका निकाल रहे हैं उसके डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। ए डॉट बी कैप याद रखें। वेक्टर थ्योरी के सारे फॉर्मूले आप यदि अच्छे से लर्न कर लोगे तो 3D में दिक्कत कम से कम आपको जाएगी। ए डॉट बी कैप होता है प्रोजेक्शन। सो दिस इज प्रोजेक्शन एंड नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक विच इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस। बोलिए सर, जो आपने लास्ट वाला क्वेश्चन कराया है उसका एक बार ग्राफ में बताइए ना, क्या उसका मीनिंग क्या है, ग्राफ में प्लॉट करके। तीनों पर प्रोजेक्शन दिया है तो आपको दोनों के बीच में जो डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो चूंकि 3D डायग्राम हम 2D में बना नहीं सकते तो आप केवल ये समझें कि जैसा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, यदि ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ए और बी दो पॉइंट्स हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। अब आपने ये पढ़ा है कि x2 माइनस x1 क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज का फर्स्ट स्मॉल ए की वैल्यू होती है। y2 माइनस y1 क्या होता है, स्मॉल बी, डायरेक्शन रेशियो बी। और z2 माइनस z1 क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो सी। तो इसलिए अपन ने क्या करना है कि तीनों जो प्रोजेक्शन आपको दे रखे हैं उन तीनों का स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो आपको लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। तो ये वो है, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो नेक्स्ट हेडिंग है एंगल बिटवीन टू लाइंस। अभी देखिए आप 2D में आपने एंगल बिटवीन टू लाइन पढ़ा है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 स्लोप की हेल्प से निकालते थे। बट यहाँ स्लोप जैसा तो कुछ भी नहीं है, आपको डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस देंगे। तो यदि मैं दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये मान लेता हूं कि इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस आर, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमने ले लिए a1 b1 c1 और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो ले लिए हैं a2 b2 c2। देन angle between them is cos theta is equals to a1 a2 plus c1 c2 divided by a1 square plus b1 square plus c1 square a2 square plus b2 square plus c2 square। तो जब आपको दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज देंगे तो उनके बीच में एंगल का फॉर्मूला आपका ये है। और ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी वेक्टर थ्योरी में जो पढ़ते थे ये वही लिखा है। यदि आप इसी फॉर्म को वेक्टर फॉर्म देखें, इसका इसी एंगल का यदि आप वेक्टर फॉर्म देखें तो आपको ये पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिए। तो यदि मैं इसको वेक्टर ए मान लेता हूं तो वेक्टर ए के कंपोनेंट्स a1 b1 c1 है, तो वेक्टर ए आपका बन जाएगा a1i
प्लस B1J प्लस C1K और वेक्टर B E2I प्लस B2J प्लस C2K। और आपने पढ़ा है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल, सो देयरफॉर एंगल बिटवीन देम cos थीटा के लिए फॉर्मूला आप पढ़ते हो A डॉट B अपॉन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो ये वही लिखा हुआ है। जब आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I वाला I से होगा, J वाला J से होगा, K वाला K से होगा। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आता है वो रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और सेकंड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आता है वो ये आता है। तो इनडायरेक्टली ये वेक्टर में आपको ऐसा दिखता था, कार्टेशियन में भी ऐसा ही दिखता है, बस आपने IJK डाल देना है तो ये कार्टेशियन फॉर्म में पहुंच जाएगा। IJK हटा लोगे तो कार्टेशियन में पहुंच जाएगा, IJK डाल दोगे तो वेक्टर में आ जाएगा। सो बिल्कुल वही दो कंडीशंस हैं कि इफ, पहली बात है कि इफ लाइंस आर perpendicular to each other, then यदि ये दोनों लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाएं और यदि लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं तो कंडीशन क्या होगी। तो आप जानते हैं यदि दो वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। ऐसे यदि दो लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो cos 90 जीरो हो जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कंडीशन बन जाती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का प्रोडक्ट, मतलब वो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज को करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड करें और जीरो आ जाता है तो लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। और यदि ये रेशियो बराबर आता है जो कि पैरेलल वेक्टर की कंडीशन है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, so lines are said to be parallel. So this is the condition of perpendicularity and parallel. ठीक है। सो तीन पॉसिबिलिटीज है कि लाइनों के बीच में या तो एंगल एक्यूट बनेगा या ऑब्ट्यूज बनेगा या फिर 90 डिग्री बनेगा या फिर लाइंस पैरेलल होंगी। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल, दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी और ये cos थीटा के लिए फॉर्मूला है, वेक्टर से कंपेयर करके लिख सकते हो। अब यदि आपको डायरेक्शन रेशियोज की बजाय डायरेक्शन कोसाइंस दे दें तो देखिए कितना फर्क आता है। अगली बात हम लिख रहे हैं तो पहले इसको नोट कर लीजिए। वेक्टर फॉर्म लिखा, कार्टेशियन फॉर्म लिखा और अब अपन इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तो अब देखें अगली बात जो है, अब आप ये जानते हो कि ये जो cos थीटा का आपने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला को आप ऐसा भी लिख देख सकते हो, ये जो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड है ये बन जाएगा ए कैप और ये जो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड है ये बन जाएगा बी कैप। तो ए कैप डॉट बी कैप आप लिख सकते हैं। और अब यही चीज यदि कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे तो अब आपको यदि लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज के बजाय डायरेक्शन कोसाइंस दिया है तो फिर ये L1 M1 N1 होंगे और ये L2 M2 N2 होंगे। अब इनके बीच में एंगल क्या बन जाएगा, क्योंकि अब ये डायरेक्शन कोसाइंस है तो आप ये जानते हो A1 अपॉन रूट ये हो जाएगा आपका L1 और A2 अपॉन रूट ये हो जाएगा आपका L2। तो इसको आप लिख सकते हो L1 L2, फिर ये M1 M2, फिर ये N1 N2। तब आपको ये cos थीटा के लिए फॉर्मूला कैसा दिखेगा, तो इट इज इक्वल्स टू cos थीटा इज इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या हो जाएगी, A डॉट बी जीरो होगा, ऐसे ए कैप डॉट बी कैप भी जीरो होगा। तो परपेंडिकुलरिटी यदि cos 90 जीरो, तो
डायरेक्शन रेशियोज को इस तरीके से आप करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड करें, पैरेलल की कंडीशन सेम हो जाएंगी, बस L1 M1 N1 से रिप्लेस कर दीजिए, मतलब L1 अपॉन L2 बराबर M1 अपॉन M2 बराबर N1 अपॉन N2। तो ये फॉर्मूला है जब आपको डायरेक्शन रेशियोज के बजाय डायरेक्शन कोसाइन देंगे। तो अब आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि भाई डायरेक्शन रेशियोज दें चाहे डायरेक्शन कोसाइन दें, हमेशा आप फॉर्मूला डायरेक्शन रेशियोज वाला लगा दोगे, आप कभी भी गलत नहीं होगे। क्योंकि यदि वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे नंबर्स, तो हमेशा वो नीचे जो रूट वाले दो टर्म्स लिखे थे, रूट और रूट, वो दोनों का वैल्यू 1 आएगा। यदि वो यूनिट वेक्टर है, यदि वो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो उनके स्क्वायरिंग का सम 1 आएगा। तो आप डायरेक्शन रेशियोज में डायरेक्शन रेशियोज वाला फॉर्मूला लगाओ और डायरेक्शन कोसाइंस में भी डायरेक्शन रेशियोज वाला फॉर्मूला लगाओ, आप कभी भी गलत नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए एक ही फॉर्मूला आप याद रखें कि जब भी एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने आए तो उनके डायरेक्शन रेशियोज आपको दिए हों, तो फॉर्मूला आप यूज करें a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। और ये पैरेलल और परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है, वेक्टर थ्योरी से इजीली कंपेयर करके याद रख सकते हो। इतनी बात में कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। अब देखिए, इतनी बात पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके बन रहे हैं, तो अब हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, here we discuss some question based upon this। क्वेश्चन है कि एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स of a cube is cos inverse 1/3। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3D में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको शो करना है कि जो आपका क्यूब है, उस क्यूब के कोई भी दो डायगोनल के बीच में जो एंगल होता है वो cos इनवर्स 1/3 होता है। एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। तो देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे सब्जेक्टिव एग्जाम में। तो ये आपको जो कल बनाया था डायग्राम, जो बोला था इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हमने एज लेंथ, साइड लेंथ ए का एक क्यूब कंसीडर कर लिया। तो दिस इज अवर क्यूब, और इस क्यूब के कोई भी दो डायगोनल के बीच में हमको एंगल निकालना है। टोटल 4 डायगोनल है इसमें, और आप किस तरीके से एंगल बिटवीन निकालेंगे कोई भी दो डायगोनल के बीच में एंगल। तो हमने एज लेंथ इसका जो है वो साइड लेंथ हमने क्यूब का ए ले लिया है। तो एक तो हमने वर्टेक्स ओरिजिन लिया है, ओ, और एक मैंने ये हवा में पॉइंट लिया है पी, इसका कोऑर्डिनेट आप जानते हो ए। तो मैं ओरिजिन को पी से ज्वाइन कर दूंगा तो एक डायगोनल बन जाएगा। ओरिजिन पीछे वाले फेस पे है, ओरिजिन जो है वो पीछे वाले फेस पर है, जो पीछे आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर वो पीछे वाले फेस पे है, और पी जो है वो सामने वाले फेस पे है। तो पीछे वाले फेस के कॉर्नर को सामने वाले फेस के अपोजिट कॉर्नर से जब ज्वाइन करेंगे तो ये डायगोनल बनेगा।
तो ओपी एक डायगोनल, कोई भी दो डायगोनल के बीच में हमको एंगल शो करने हैं हम। सो हियर वी हैव टू फाइंड, एक तो मैंने ओपी डायगोनल बना लिया। अब आप जानते हो कि दो लाइनों के बीच में एंगल निकालने के लिए, दो डायगोनल के बीच में एंगल निकालने के लिए हमको दोनों डायगोनल के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। तो हियर वी राइट, सबसे पहले मैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी लिख लेता हूं। तो सॉल्यूशन में डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी, तो ये हो जाएंगे a-0, 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 मतलब a, ये ओपी के डायरेक्शन रेशियोज हो गए, एक डायगोनल के डायरेक्शन रेशियोज हो गए। और अब मैं एक और डायगोनल बना रहा हूं। तो मैंने यही जो सामने वाला फेस है, ये सामने वाले फेस का ये वर्टेक्स ले लिया, जो कि आपका एक्स जेड प्लेन में है। और आप जानते हो एक्स जेड प्लेन में किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये a, 0, a आएगा, इसको मैं a नाम दे देता हूँ। और इसके पीछे वाले फेस का अपोजिट वर्टेक्स ये मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया। ये वाई एक्सिस है, इसलिए इस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी 0। तो जब आप ए बी को ज्वाइन करोगे तो ये भी एक डायगोनल बनेगा। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी लिख लेते हैं हम। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, तो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज आपके हो जाएंगे a-0, a 0- ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए। अब आपको दो डायगोनल के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, तो अब रिक्वायर्ड एंगल आप लिख सकते हैं। सो देयरफॉर एंगल बिटवीन डायगोनल्स फॉर्मूला आपने पढ़ा था अभी, करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करते हैं a² - a² + a² डिवाइडेड बाय इन तीनों के सम का स्क्वायर रूट और इन तीनों के सम का भी स्क्वायर रूट। तो ये a² कैंसिल हो जाएगा, दिस इज a²/3a², दिस गिव्स यू 1/3। और एंगल आप जानते हो cos थीटा बराबर होता है। तो देयरफॉर वी हैव थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। So this is the required angle between any two diagonals of a cube। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, और एक और क्वेश्चन है वो आपको देते हैं, आप ट्राई करिए उसको। The angle between a diagonal of a cube the angle between diagonal of a cube and the diagonal of a face मतलब फेस डायगोनल लेना है और मेन डायगोनल लेना है, of the cube is cos inverse √2/3। ये भी सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सम है, तो आप ट्राई करिए, जिनका आ जाए वो डन लिखें। 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और फिर एक और क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में दिया जाएगा, आप उसको ट्राई करिए, वो भी इंपॉर्टेंट सम है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टोटल 6 फेस हैं, 6 फेस डायगोनल है, 4 आपके मेन डायगोनल है। आपको फेस डायगोनल और मेन डायगोनल के बीच में एंगल शो करना है, cos इनवर्स √2/3 आता है। जिनका हो जाए इस मेथड से वो डन लिखिए, बाकी 2 मिनट बाद वी डिस्कस इट सॉल्यूशन।
ओके, सिल्वी गुप्ता करेक्ट है, मतलब हो गया उनका। ओके, सुशांत ठाकरे, सिल्वी गुप्ता 2। ओके, लोनारे अंकेश का भी हो गया। संकेत तुक्कर हो गया इनका भी। तो आप देख लीजिए आप सॉल्यूशन। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, एक पॉइंट सी बना लिया एक्स एक्सिस पे, इसलिए ए 0 0 होगा और ये पीसी डायगोनल फेज डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, और ओपी हमारा मेन डायगोनल है ही, तो मैं ओपी तो लिया ही हूँ, साथ में अब यहाँ पर ए बी की जगह पर फेज डायगोनल पीसी ले लिया। तो फेज डायगोनल पीसी के डायरेक्शन रेशियोज आप निकालोगे तो वो आ जाएंगे ए माइनस ए 0, ए और ए। ठीक है, ये आपके फेज डायगोनल के एंगल हो गए, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब दोनों के आपको डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो रिक्वायर्ड एंगल cos थीटा इज इक्वल्स टू, करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय ये a√3 आता है और इसका मैग्नीट्यूड a√2 आता है। तो दिस इज 2a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर √2√3, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज √2/3, therefore required angle is cos inverse √2/3. So this is the required angle. Take the screenshot of this and here I give you one more question, वो होमवर्क में है, अगेन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको आप जरूर ट्राई कर लीजिएगा। ये एंगल बिटवीन टू कर्व्स पे बहुत तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। So moving on to the next question. If a straight line
makes angles alpha, beta, gamma, delta with the diagonals of a cube then you have to show that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is 4/3। ठीक है, मान लो आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो वो कमरे में 4 डायगोनल है और वो कमरे में मैं बीच में कोई ऐसा लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ। अब ये लाइन सेगमेंट जो है, लाइन ले ली लाइन, अब ये लाइन चारों डायगोनल से यदि अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बना रही है तो उनके इस तरीके से स्क्वायरिंग का जो सम होगा वो 4/3 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राई करिएगा आप इसको, होमवर्क में है ये क्वेश्चन। नहीं होगा तो कल की क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन।